डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी लोग क्लास 9th के न्यू सिलेबस की बुक बी हाइव की पहली पोयम को पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह पोयम हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक सिंबॉलिक पोयम है। इस पोयम में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमारे रास्ते एक जगह से दो भागों में बटे हुए नजर आते हैं और हमें उनमें से एक मार्ग चुनना होता है। तब ये बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि हम कौन सा रास्ता छोड़ें और कौन सा रास्ता अपनाएं। इस पोयम में स्पष्ट रूप से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम जब भी इस तरह के माहौल में हों तो हमें बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ में ऐसा रास्ता चुनना होता है जो हमें जीवन में उन्नति की ओर ले जाए। तो चलिए हम लोग इस पोयम को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पोयम का पहला स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स यानी दो सड़कें, डाइवर्ज्ड मतलब बटी हुई थी, इन ए येलो वुड, येलो मतलब पीले रंग के, वुड जंगल में। येलो वुड कवि इसलिए कहता है क्योंकि पतझड़ का समय था और पेड़ों की पत्तियां पीली हो गई थीं और जब वो पेड़ों से नीचे गिरकर जमीन पर इकट्ठा हुई तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जंगल पीले रंग का हो। कवि बता रहा है कि जब वो अपने जीवन की यात्रा में एक रास्ते पर जा रहा था तो एक ऐसा पड़ाव आया जहां पर सड़क जो थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एंड सॉरी, और दुख की बात है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं नहीं कर सकता था यात्रा, बोथ दोनों पर। एंड बी वन ट्रेवलर, बी मतलब होने के कारण, वन ट्रेवलर एक यात्री। कवि कहता है कि एक यात्री होने के कारण मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग काफी लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, मैं वहां काफी देर तक खड़ा रहा और ये सोचता रहा कि किस रास्ते पर जाऊं। एंड लुक्ड डाउन, और नीचे देखता रहा, वन एक एक सड़क को, एज फार उतनी दूर तक, एज जितना, आई कुड मैं देख सकता था। मैं वहां असमंजस की स्थिति में बहुत देर तक खड़ा रहा और एक एक सड़क को उतनी दूर तक देखता रहा जितना कि मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ झाड़ियों में, इट बेंट यह मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ झाड़ियों में। कवि कहता है कि मैं एक एक सड़क को उतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था और वहां पर ये झाड़ियों में जाकर के मुड़ जाती थी। यानी कवि ये कहना चाह रहा है कि वो इतनी दूर तक नहीं देख पा रहा था जहां पर वो ये अनुमान लगा पाता कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है और कौन सा रास्ता उसके लिए खराब है। इस स्टैंजा में कवि हमको ये बताता है कि हम लोग अपने जीवन के सफर में जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे सामने एक साथ दो मोड़ आ जाते हैं और हमको ये समझना होता है कि हम कौन सा मोड़, कौन सा रास्ता चुनें जो हमको जीवन में सही दिशा की ओर
ले जाए। तब हमें बहुत ही सावधानी के साथ सोच समझकर उनमें से एक रास्ता चुनना होता है, क्योंकि अगर गलत रास्ता चुन लिया तो हमारा जीवन गलत दिशा में मुड़ जाएगा और हमको जीवन में निराशा हाथ लगेगी। और अगर हमने सही रास्ता चुन लिया तो हम जीवन में सही मार्ग पर उन्नति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। इस स्टैंजा में हम लोग देख लें कि राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। राइमिंग वर्ड्स हमेशा हम स्टैंजा के लास्ट वर्ड को देखकर पता लगाते हैं, जैसे वुड, और इसके बाद तीसरी लाइन में लिखा है स्टूड, यानी यहाँ पर वुड और स्टूड इन दोनों की ध्वनियां एक हैं, यानी वुड राइम्स विद स्टूड। अब वुड और स्टूड हमारे राइमिंग वर्ड्स हुए। इसी प्रकार से यहाँ पर बोथ और अंडर ग्रोथ, इनकी भी अंतिम ध्वनि समान है, इसलिए बोथ और अंडर ग्रोथ ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हुए। दूसरा स्टैंजा, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर। कवि कहता है कि उन दोनों को देखते देखते उसने दूसरे रास्ते को चुना। टूक माने लिया, द अदर दूसरे रास्ते को कवि ने अपना लिया। जस्ट एज फेयर, जो उतना ही सुंदर दिखता था जितना कि पहले वाला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और इस प्रकार से कवि ने पा लिया परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम अधिक अच्छा विकल्प। कवि कहता है कि उन दोनों रास्तों में से उसने दूसरे वाले को चुना और पहले वाले को छोड़ दिया। हालांकि वो कहता है कि दूसरा वाला मार्ग भी उतना ही सुंदर था जितना कि पहले वाला, लेकिन उसको अपनाने के बाद कवि को ये महसूस हुआ कि शायद उसने अधिक अच्छे विकल्प को चुना है। और उसका कारण बताता है, बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वॉन्टेड वियर। क्योंकि इट वॉज ग्रेजी, ये घास से युक्त था, एंड वॉन्टेड वियर का अर्थ हुआ हरा भरा दिखता था। क्योंकि वो रास्ता घास से भरा हुआ था और हरा भरा दिखता था। अर्थ ये हुआ कि हरे भरे और घास से युक्त होने का मतलब था कि उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग गए थे, और इसीलिए लेखक ने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया और जिस पर सभी लोग गए थे उस रास्ते को छोड़ दिया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि जैसे जैसे कि द पासिंग देयर वो वहां से गुजरा, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। हैड वॉर्न देम, उसने वहां पर पैरों के निशान पाए, और रियली वास्तव में अबाउट द सेम, उसको बिल्कुल पहले रास्ते की तरह ही पाया। यानी कवि ये बताना चाहता है कि जब वो उस मार्ग पर आगे बढ़ा तो उसे वहां पर भी लोगों के निशान मिले और वो रास्ता भी पहले रास्ते के जैसा ही प्रतीत हुआ। इस स्टैंजा में हमारे राइमिंग वर्ड्स क्या हैं ये देख लेते हैं, क्योंकि अंतिम शब्दों को राइमिंग वर्ड्स के लिए देखा जाता है। तो हम देखेंगे फेयर, क्लेम, बियर, देयर, सेम। अब देखिए फेयर का समान ध्वनि वाला शब्द क्या हुआ, देयर, यानी फेयर देयर ये राइमिंग वर्ड्स हुए। अब क्लेम और सेम ये दोनों समान ध्वनि वाले शब्द हैं, तो क्लेम की राइमिंग किससे मिल रही है, सेम से। तो यहां पर हमें दो जोड़ी राइमिंग वर्ड्स मिलते हैं, फेयर देयर और दूसरी जोड़ी क्लेम सेम। तीसरा स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। कवि कहता है एंड बोथ, और दोनों रास्तों पर,
दैट मॉर्निंग, उस सुबह, इक्वली, समान रूप से, ले मतलब पड़ी हुई थी या बिछी हुई थी, इन लीव्स, उन पत्तियों में, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप, कोई भी कदम नहीं पड़े थे जो हैड ट्रोडन, जो उनके ऊपर छोड़ पाते, ब्लैक मतलब काला निशान। कवि बताना चाहता है कि उस सुबह को दोनों ही रास्तों पर समान रूप से एक जैसी पत्तियां बिछी पड़ी थीं और उन पत्तियों पर कोई भी कदम नहीं पड़ा था जिससे कि उनके ऊपर कोई काला निशान छोड़ पाता। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैं केप्ट माने छोड़ देता हूं, द फर्स्ट माने पहले मार्ग को, फॉर अनदर डे किसी दूसरे दिन के लिए, अरे मैं पहले रास्ते को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूं। येट, फिर भी, नोविंग, ये जान रहा था, हाउ माने किस प्रकार से, वे माने रास्ता, लीड्स माने ले जाता है, ऑन टू वे किसी दूसरे रास्ते की ओर। कवि कहता है कि मुझे ये पता था कि किस प्रकार से एक रास्ता मुझे दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। आई डाउटेड, फिर भी मुझको संदेह था, इफ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या आई शुड एवर, मैं कभी, कम बैक, वापस आ भी पाऊंगा इस रास्ते पर। इस स्टैंजा के माध्यम से कवि ये बताना चाहता है कि जब हम कभी जीवन के दोराहे पर खड़े होते हैं तो कभी कभी हमको लगता है कि हम एक रास्ता अपना लें और अगर उस रास्ते पे हमें ये लगेगा कि ये रास्ता हमारे लिए सही नहीं है, तब हम वापस आ जाएंगे और फिर दूसरे रास्ते को अपना लेंगे। लेकिन कवि कहता है कि जीवन में ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब हम एक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो उस रास्ते से अनेक नए नए रास्ते और हमें मिलने लगते हैं और तब हमें उन रास्तों पर आगे बढ़ना होता है। इसलिए ये संदेह है कि शायद ही कोई व्यक्ति कभी अपने उस दोराहे पर पुनः वापस आ सकता है। इसलिए हमें जब भी हमारे सामने कभी दो तरह के विकल्प हों तो हमें सही विकल्प को बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ और सोच समझ करके चुनना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ सकें। चौथा स्टैंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए सिग समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। कवि कहता है आई शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा होऊंगा, दिस, इस घटना के बारे में, विद ए सिग, एक लंबी आह के साथ, समवेयर, किसी स्थान पर, एजेस एंड एजेस मतलब युगों के बाद में, हेंस मतलब आज के। कवि कहता है कि मैं आज से कई युगों के बाद कहीं पर एक लंबी आह के साथ बता रहा होऊंगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि दो रास्ते आए थे बटे हुए, इन ए वुड, एक जंगल में, एंड आई, और मैंने, आई टूक दावन, मैंने चुना उस एक रास्ते को, लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत से कम लोगों ने, ट्रेवल्ड माने यात्रा की थी, यानी जिस पर बहुत कम लोगों के द्वारा यात्रा की गई थी, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने हैज मेड मतलब बना दिया, ऑल द डिफरेंस, सभी अंतरों को। कवि इस स्टैंजा के माध्यम से हमें बताता है कि जब काफी समय बीत जाएगा तो उस समय जो इस रास्ते को चुनने के परिणाम होंगे, इसके बारे में वो लोगों को बता रहा होगा कि किस प्रकार से उसके रास्ते में दो सड़कें थीं और वो
अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं एक जंगल में, और मैंने उनमें से उस एक रास्ते को चुना था जो सबसे कम लोगों के द्वारा चुना गया था, और मेरे उस चयन ने ही इन सारे परिवर्तनों को ला दिया जो आज उसके जीवन में हैं। अब इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स को देख लेते हैं। अंतिम शब्द हैं सिग, हेंस, आई, बाई, डिफरेंस। हेंस और डिफरेंस की अंतिम ध्वनि एक जैसी होने के कारण ये दोनों राइमिंग वर्ड्स कहे जाएंगे। इसी तरह से आई और बाई, इनकी अंतिम ध्वनि एक जैसी होने के कारण ये दोनों राइमिंग वर्ड्स कहे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस पोयम की मेन थीम यानी सेंट्रल आइडिया की। इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द पथ दैट वी चूज इन आवर लाइफ। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट कि आवर फ्यूचर डिपेंड्स, हमारा भविष्य निर्भर करता है, अपॉन द पथ, उस रास्ते के ऊपर, दैट वी चूज इन आवर लाइफ, जिसको हम चुनते हैं अपने जीवन में। ही डिस्क्राइब्स, वह वर्णन करता है, हिज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का, अबाउट द चॉइस, उस चुनाव के बारे में, दैट ही मेड इन द पास्ट, जिसको उसने किया था, इन द पास्ट मतलब प्राचीन काल में। वह प्राचीन काल में अपने द्वारा किए गए चुनाव के बारे में अपनी भावनाओं का वर्णन करता है। द पोएट वॉन्ट्स टू टीच अस दैट आवर चॉइस मेक्स आवर फ्यूचर। कवि वॉन्ट्स टू टीच, हमको सिखाना चाहता है, दैट आवर चॉइस, कि जो हमारी चॉइस होती है, पसंद होती है, मेक्स आवर फ्यूचर, वो हमारे भविष्य को बनाती है। इफ वी मेक ए रॉन्ग चॉइस, अगर हम एक गलत चॉइस करते हैं, अगर हम गलत चुनाव करते हैं, वी हैव टू रिपेंट ऑन इट, हमको इस पर पछताना पड़ता है। देन वी कैन नॉट गो बैक ऑन इट, तब वी कैन नॉट गो बैक, हम वापस नहीं जा सकते हैं, ऑन इट, इसके ऊपर। सो वी मस्ट बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, इसलिए हमें मस्ट बी केयरफुल, बहुत ही सावधान रहना चाहिए, व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, जब कोई चुनाव कर रहे हों। अब इस पोयम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु कुड नॉट ट्रेवल बोथ, हु कौन, कुड सका, नॉट नहीं, ट्रेवल यात्रा कर, बोथ दोनों रास्तों की, कौन दोनों रास्तों की यात्रा नहीं कर सका। आंसर होगा द पोएट, कवि, हु वाज ए सिंगल पर्सन, जो कि इकलौता व्यक्ति था, कुड नॉट ट्रेवल बोथ, वो दोनों रास्तों की यात्रा नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 2, टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्ज, टू वेयर कहां पर, डिड टू रोड्स डाइवर्ज, दोनों रास्ते डाइवर्ज बटे हुए थे। प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों रास्ते कहां पर बटे हुए थे। आंसर होगा द टू रोड्स डाइवर्ज्ड, दोनों रास्ते बटे हुए थे, इन ए येलो वुड, एक पीले रंग के जंगल में। क्वेश्चन नंबर 3, अप टू व्हाट पॉइंट डिड द पोएट लुक, अप टू व्हाट पॉइंट, किस बिंदु तक, डिड द पोएट लुक, कवि ने देखा। आंसर होगा द पोएट लुक्ड एट द पथ केयरफुली एज फॉर एज ही कुड सी इट। द पोएट लुक्ड, कवि ने देखा, एट द पथ, रास्ते को, केयरफुली, सावधानी के साथ में,
एज फॉर उतनी दूर तक, एज ही कुड सी इट जितनी दूर तक वो इसको देख सका। कवि ने रास्ते को उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक वह देख सकता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर वन? क्यों डिड द पोएट टेक, कवि ने अपनाया द अदर वन, दूसरे वाले रास्ते को। कवि ने दूसरे वाले रास्ते को क्यों अपनाया? हमारा आंसर है द पोएट टूक द अदर पथ। कवि ने अपनाया दूसरे रास्ते को बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, दैट इट वुड बी बेटर फॉर हिम, कि ये ज्यादा अच्छा होगा फॉर हिम, उसके लिए। लेखक ने दूसरा रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि उसने सोचा कि ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द अदर रोड? हाउ माने कैसा, वाज माने था, द अदर रोड दूसरा मार्ग। दूसरा मार्ग कैसा था? आंसर है द अदर रोड हैड ग्रास ऑन इट। दूसरे रास्ते के ऊपर हैड ग्रास मतलब घास थी, ऑन इट इस पर, दूसरे वाले रास्ते पर घास थी। विच मीन्स जिसका मतलब है दैट इट वॉज अनयूज्ड, जिसका मतलब है कि इट वॉज अनयूज्ड, ये प्रयोग किया हुआ नहीं था, यानी इसके ऊपर बहुत ही कम लोग गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट अबाउट द सेम? व्हाट वॉज क्या था, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, द पोएट कवि के, कवि के अनुसार क्या था, अबाउट द सेम बिल्कुल एक जैसा। आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, बोथ पथ्स दोनों रास्ते, वर लुकिंग द सेम दिख रहे थे, सेम मतलब एक जैसे। कवि के अनुसार दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज देयर दैट मॉर्निंग विद बोथ द रोड्स? क्या था वहां दैट मॉर्निंग उस सुबह, विद बोथ द रोड्स दोनों ही सड़कों के साथ में, यानी उस सुबह उन दोनों ही सड़कों के साथ में वहां क्या था? आंसर है बोथ द पथ्स वर सिमिलर दैट मॉर्निंग। बोथ यानी दोनों, द पथ्स मतलब रास्ते, दोनों ही रास्ते वर सिमिलर एक समान थे, दैट मॉर्निंग उस सुबह को। बोथ हैड लीव्स ऑन देम, दोनों के ही ऊपर लीव्स यानी पत्तियां थीं, एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, और नो वन यानी कोई नहीं, हैड स्टेप्ड यानी कदम रखकर गुजरा था, ऑन देम माने उनके ऊपर से, और उनके ऊपर से किसी भी व्यक्ति के कदम नहीं गुजरे थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द पोएट फाइंड आफ्टर पासिंग देयर? व्हाट डिड द पोएट फाइंड, कवि ने क्या पाया, आफ्टर पासिंग देयर वहां से गुजरने के बाद में? हमारा आंसर होगा आफ्टर पासिंग देयर वहां से गुजरने के बाद में। द पोएट फाउंड कवि ने पाया, दैट ही वुड नॉट बी एबल टू कम बैक कि वह अब सक्षम नहीं हो पाएगा टू कम बैक वापस लौट करके आने में। यानी कवि ने वहां से गुजरने के बाद ये पाया कि अब वापस लौटना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट थिंग मेड ऑल द डिफरेंस? किस चीज ने बना दिया ऑल द डिफरेंस माने सभी भिन्नताओं को? आंसर होगा द सिलेक्शन ऑफ द पोएट मेड ऑल द डिफरेंस। द सिलेक्शन माने चुनाव, ऑफ द पोएट माने कवि के चुनाव ने, मेड माने बना दिया, ऑल द डिफरेंसेस माने सभी अंतरों को।
साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये पोयम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे लाल बटन पर प्रेस करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक व शेयर करना न भूलें। हमारे साथ हमारे इस वीडियो में हमसे अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।